नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में ना कभी कभी एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही चौंका देने वाले फैसले की कहानी को समझने वाले हैं, परत दर परत। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी है और उसे एक ऑफर मिलता है एक छोटी सी घाटे में चल रही कार कंपनी को खरीदने का। अब सुनने में ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है ना। इस कहानी के जो हीरो हैं वो है वांग चुआन फू, BYD के फाउंडर। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी लगन और मेहनत से एक छोटी सी कंपनी को बैटरी की दुनिया का कह सकते हैं बादशाह बना दिया था। जरा इस ग्रोथ की स्पीड के बारे में सोचिए। 1995 में कंपनी शुरू हुई और सिर्फ 7 साल में, मतलब 2002 आते आते ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिचार्जेबल बैटरी बनाने वाली कंपनी बन गई। उनका शेंजन वाला प्लांट हर रोज 20 लाख से ज्यादा बैटरियां बना रहा था। सच में ये एक हैरान कर देने वाली कामयाबी थी। तो अब इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है BYD जो मोबाइल फोन्स के लिए छोटी छोटी बैटरी बनाने में एक्सपर्ट थी, और दूसरी तरफ एक प्रस्ताव था किंचुआन ऑटो नाम की एक कार कंपनी को खरीदने का। दोनों में कोई मेल ही नहीं था, जमीन आसमान का फर्क था। और यही वो सवाल था जिसने उस वक्त सबको सोच में डाल दिया था। अच्छा, इस कार वाले फैसले को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर BYD बैटरी की दुनिया में इतनी कामयाब हुई कैसे, क्योंकि उनकी कामयाबी का राज ही इस अजीब से लगने वाले फैसले की असली चाबी है। BYD की जो ग्रोथ थी ना वो किसी रॉकेट की स्पीड से कम नहीं थी। बस कुछ ही सालों में उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पकड़ बना ली। 1997 तक वो विदेशी कंपनियों को बैटरी सप्लाई करने लगे थे और 2002 तक तो वो एक पब्लिक कंपनी भी बन चुके थे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। बैटरी बनाना एक बहुत ही महंगा काम माना जाता था, जिसमें भारी भरकम मशीनें और ढेर सारा पैसा लगता था। और BYD का मुकाबला किससे था? सानियो और सोनी जैसी जापानी कंपनियों से, जिनके पास पैसा भी था और टेक्नोलॉजी भी। तो सवाल यह है कि BYD ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर कैसे दी। इसका जवाब छुपा है उनके एक बिल्कुल अनोखे और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में। यहाँ पे दो बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ जापानी कंपनियां थीं जो महंगे रोबोट्स और फुली ऑटोमेटिक मशीनों पर पैसा लगा रही थीं, और दूसरी तरफ थी BYD जिसने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने चीन की विशाल और सस्ती लेबर फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से। और पता है, ये तरीका काम कर गया, मतलब कमाल का काम किया। आंकड़े तो खुद ही ये कहानी बताते हैं। सोचिए, जहां सानियो जैसी बड़ी कंपनी को एक बैटरी बनाने में 286 येन खर्च करने पड़ते थे, वहीं BYD वही बैटरी, सेम बैटरी, सिर्फ 177 येन में बना रही थी। ये तो जबरदस्त कॉस्ट एडवांटेज था। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी लेबर, डेप्रिसिएशन और ओवरहेड कॉस्ट बहुत ही कम थी। वांग चुआनफू का ये जो कोट है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी को बस एक लाइन में बता देता है। उनका सीधा साधा मानना था कि अगर सही टूल्स दिए जाएं तो इंसानी हाथ भी ऑटोमेटिक मशीनों जितना ही सटीक काम कर सकते हैं, और वो भी बहुत बहुत कम लागत पर। तो ये जिग्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही सिंपल, खास तौर पर बनाए गए छोटे छोटे टूल्स होते हैं। ये मजदूरों को मुश्किल से मुश्किल काम भी बार बार एक ही प्रिसिजन के साथ करने में मदद करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये महंगे रोबोट्स का एक बहुत ही सस्ता और असरदार जुगाड़ था। बैटरी बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन BYD ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे 100 से भी ज़्यादा स्टेप्स में तोड़ दिया। हर स्टेप एक वर्कर करता था जो जिग्स की मदद से अपने उस एक काम में एकदम माहिर हो जाता था। इससे गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती थी और क्वालिटी भी मेंटेन रहती थी। तो अब जब हम BYD के सीक्रेट वेपन के बारे में जान गए हैं, तो चलिए 2002 के उस बड़े फैसले पर वापस चलते हैं। क्या अब यह फैसला उतना अजीब लग रहा है? शायद नहीं। यह है वो कार, क्विंचॉन फ्लायर, एक छोटी सी बिल्कुल साधारण सी कार जो उस समय क्विंचॉन ऑटो कंपनी बना रही थी। और यही वो कंपनी थी जिसे खरीदने का प्रस्ताव वांग के सामने था। तो इस डील में मौके क्या क्या थे? सबसे बड़ा मौका तो था चीन का तेजी से बढ़ता हुआ कार बाजार। सरकार ने नए लाइसेंस देना भी बंद कर दिया था, तो ये मार्केट में एंटर करने का एक गोल्डन चांस था। और सबसे जरूरी बात, वांग को पूरा यकीन था कि वो अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड लेबर प्लस जिग्स वाली तकनीक से कार बनाने की कॉस्ट को बहुत नीचे ला सकते हैं। लेकिन रिस्क भी बहुत बड़े थे। कार बनाने का BYD को जीरो एक्सपीरियंस था।
इसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिससे उनका मेन बैटरी बिजनेस खतरे में पड़ सकता था। इन्वेस्टर्स भी इस फैसले से खुश नहीं थे और कंपनी का स्टॉक गिरने का पूरा पूरा खतरा था। वाहन का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो इस एक नंबर में दिखता है। उनका मानना था कि वो अपने लेबर प्लस जिक्स के तरीके को अपनाकर इस कार की प्रोडक्शन कॉस्ट में सीधे सीधे 30% की कमी ला सकते हैं। अगर ये सच हो जाता तो ये तो पूरा गेम ही बदल देता। और मार्केट का साइज, अंदाजा ये था कि 2002 से 2010 के बीच चीन का कार मार्केट 6 गुना बड़ा हो सकता है। अब इतने बड़े मौके के सामने शायद इतना बड़ा रिस्क लेना जायज भी था। ये फैसला सिर्फ एक कंपनी के भविष्य के बारे में नहीं था, ये एक ऐसा दांव था जो शायद पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। वांग का ये कहना उनकी सोच को साफ साफ दिखाता है। वो जानते थे कि चीन का मार्केट अलग है और यहाँ कामयाबी के लिए नए और अनोखे तरीके ही काम आएंगे। वो किसी की नकल नहीं करना चाहते थे, अपना रास्ता खुद बनाना चाहते थे। और असली लॉन्ग टर्म गोल क्या था? वो था इलेक्ट्रिक कार। वांग जानते थे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है। और एक इलेक्ट्रिक कार का सबसे महंगा और सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? उसकी बैटरी, जो कार की कुल कीमत का 60% तक हो सकती है। और बैटरी बनाने में तो BYD पहले से ही मास्टर थी। तो आखिर में यह सौदा सिर्फ कार बनाने के बारे में था ही नहीं, ये इस बात का असली टेस्ट था कि क्या BYD की लेबर प्लस जिग्स वाली अनोखी फिलॉसफी, जिसने बैटरी की दुनिया जीत ली थी, किसी भी मुश्किल से मुश्किल इंडस्ट्री में क्रांति ला सकती है या नहीं। तो चलिए फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं। साल 2002 है, दुनिया आपकी कामयाबी की मिसाल दे रही है, लेकिन सामने एक ऐसा दांव है जो आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। सब कुछ दांव पर लगा है। ऐसी सिचुएशन में सही फैसला आखिर क्या होता?